हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 कृषि। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम कृषि की विभिन्न पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और उसकी विशेषताओं को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कृषि किसे कहते हैं। कृषि का अर्थ होता है फसल उगाना और पशुपालन करना, यानी कृषि के अंतर्गत जनरली हम ये समझते हैं केवल फसलों को उगाना शामिल होता है, जबकि कृषि एक ऐसा ब्रॉड लेवल का शब्द है जिसके अंतर्गत फसल उगाना और पशुपालन दोनों ही शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कृषि केवल फसल उगाना नहीं है, बल्कि कृषि के अंतर्गत फसल उगाना और पशुपालन दोनों को ही शामिल किया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम कृषि में केवल फसलों को उगाने से संबंधित जानकारियाँ लेंगे। इसके बाद देखते हैं कृषि का महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर का। तो जो एग्रीकल्चर होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप होते हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम प्रकृति से सीधे चीज़ों को लेते हैं, सीधे प्रकृति से अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं, उसे प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। भारत में लगभग 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि पे ही डिपेंडेंट है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि कृषि हमारे उपयोग के लिए खाद्यान्न अवेलेबल कराती है और पशु उत्पाद भी हमको इसी से मिलता है। पशु उत्पाद जैसे दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीज़ें भी हमको कृषि से ही मिलती हैं। इसके अलावा विभिन्न उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो भी कृषि से ही मिलता है, यानी कई सारी इंडस्ट्री, कई सारे उद्योग ऐसे हैं जो कृषि पे ही डिपेंडेंट हैं, जैसे चीनी उद्योग है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है। तो इस तरीके के जो भी उद्योग हैं वो उनके लिए जो कच्चा माल है वो कृषि से ही मिलता है। इसके अलावा कई सारी कृषि से उत्पादित होने वाली वस्तुएं हैं, कई सारे फसल हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट, गन्ना, ये सारे जो चीज़ें हैं वो निर्यात की जाती हैं, यानी व्यापार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इस तरीके से कृषि का हमने महत्व देखा कि हमारे उपयोग के लिए भी, यानी डायरेक्टली हम जो उपयोग करते हैं चीज़ें, उसके लिए भी कृषि बहुत वैल्यूबल है। उसके अलावा हमारे जो कृषि आधारित उद्योग हैं उसको संचालित करने के लिए कृषि इम्पॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त किसी भी जो कृषि की से संबंधित चीज़ें हैं उनके निर्यात के लिए, यानी कि व्यापार के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका जब हम निर्यात करते हैं तो हमको विदेशी मुद्रा भी मिलती है, जिससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है। तो इसलिए किसी भी देश के विकास के लिए उद्योग और निर्यात, ये 2 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है, और ये दोनों ही कृषि से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनसे इसको बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए कृषि का बहुत ज़्यादा महत्व है, और ख़ास करके इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, ऐसी कंट्री में, ऐसे देश में कृषि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कृषि के प्रकार कितने हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक युग में जब कृषि की जाती थी, जो स्थायी रूप से नहीं की जाती थी, तब से लेके कृषि का प्रकार बदलता गया है, क्योंकि तकनीकी विकास जैसे जैसे हुआ है उस हिसाब से कृषि के प्रकार भी चेंज हुए हैं। तो कृषि का प्रकार कैसा है कि शुरुआत में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की जाती थी, उसके बाद गहन जीविका कृषि होनी शुरू हो गई, फिर व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि होने लगी, और फिर रोपड़ कृषि जो सबसे ज़्यादा लाभ कमाने के लिए किया जाता है, तो प्लांटेशन शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कृषि के 4 प्रकार हैं। एक है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि। अब आगे हम इन सभी कृषि के प्रकारों की बारी बारी से चर्चा करेंगे, इनकी विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जिसे जनरली कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेड़ पौधों को काट के, जला के और उस क्षेत्र को साफ करके और कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि को हम कर्तन तथा दहन कृषि या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। अब इस प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषता क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो कृषि है
इसका स्वरूप कैसा है, तो इसका स्वरूप है अस्थायी, अनस्टेबल होती है। यानी ये कृषि का वो प्रकार होता है जिसमें कृषक स्थायी रूप से कहीं एक जगह रह के और एक स्थायी जो फॉर्म होता है उसमें खेती नहीं करते हैं, बल्कि ये कृषि घूम घूम कर की जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होती रहती है, स्थान परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इसे झूमी कृषि या स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं। इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, वो एक स्थान पे पेड़ पौधों को काट के उनको जलाते हैं और उस जले हुए पेड़ पौधों को मिट्टी में मिक्स करते हैं ताकि मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो जाए। फिर उसके बाद उस पर फसल उगाते हैं। 3-4 साल फसल उगाने के बाद जब मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उसकी उर्वरता ख़त्म होने लगती है, तो ये उस खेत को छोड़ के, उस स्थान को छोड़ के ये दूसरे स्थान पर जाते हैं और यही प्रक्रिया दोहराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कृषि है, इसमें भूमि के बहुत छोटे से टुकड़े पे खेती की जाती है और जनरली अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए ही खेती की जाती है। इसमें आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली जो छड़ियाँ होती हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि साधारण जो कृषि औजार हैं उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये ऐसी कृषि है जो विकास जब शुरू हुआ था, खेती का विकास शुरू हुआ था, उस समय की ये खेती है। तो उस समय बहुत ज़्यादा औजार हथियार नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो सामान्य औजार हथियार हैं, लकड़ी के हल वगैरह, उससे जुताई की जाती है। ये कृषि का ऐसा स्वरूप है जिसमें जो कृषक का परिवार है या उसके समुदाय के लोग हैं, उनके मेनली श्रम पे आधारित है। यानी इसमें यंत्रों का प्रयोग बहुत कम होता है, इसमें मानवीय श्रम का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार की कृषि में सिंचाई या उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि पूरी तरह पर्यावरणीय दशाओं पर निर्भर होता है, क्योंकि ये प्रारंभिक कृषि है। इसलिए उस समय तक जो भी सिंचाई या उर्वरक का आविष्कार नहीं हुआ था, और ये ऐसी कृषि है जो जनरली जो अविकसित क्षेत्र हैं या जहाँ पे मेनली जो आदिवासी जनजातियों वाले क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि में मेनली जो कृषक होते हैं वो उतनी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जो पर्यावरण की दशाएं हैं, मेनली जो पर्यावरण है उस पे ये डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे मिट्टी की उर्वरता ख़त्म हो गई तो इन्हें नहीं पता है कि उसमें उर्वरक डाल के उसको और उपजाऊ बनाया जा सकता है, इसलिए ये मिट्टी को स्वतः उपजाऊ होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके अलावा सिंचाई का भी प्रयोग नहीं करते हैं, जनरली जो बारिश होती है उसी बारिश पे ये डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरीके की कृषि में सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि ये लोग इस कृषि को करने के लिए पूरी तरीके से पर्यावरणीय दशाओं पे डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अब चूंकि इसमें सिंचाई और उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इस कृषि में उत्पादकता बहुत कम होती है, यानी उत्पादन बहुत कम होता है और केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने भर का ही इसमें उत्पादन हो पाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अन्य नाम क्या हैं। अभी तक हमने विशेषताएं पढ़ी, अब देखेंगे कि भारत में जो जीविका निर्वाह कृषि है उसको किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि हर जगह इसका प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या झूमी कृषि या स्थानांतरी कृषि के नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि हर जगह इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, वहाँ पे इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मणिपुर में पामलू, मणिपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसे पामलू नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इसे दीपा नाम से जानते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में इसे बेबर और कुछ क्षेत्र में इसे दहिया नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उड़ीसा में इसको कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे पामाडाबी, कोमान, बरीगा,
इस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में इसे कुमारी नाम से जानते हैं। जो पूरा पश्चिमी घाट है वहाँ पे जो झूमी कृषि है, वहाँ के जो जनजातियाँ हैं वो जो झूमी कृषि करती हैं उसको कुमारी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे वालरे या वाल्टरे नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालयन क्षेत्र में इसे खिल नाम से जानते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि झारखंड में इसको कुरुआ नाम से जानते हैं। झारखंड में जो भी झूमी कृषि है या स्थानांतरित कृषि है उसको कुरुआ नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में भी जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की जाती है वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे मध्य जो अमेरिका है या मेक्सिको है उसमें मिल्पा नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में इसको कोनुको नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका नाम, मध्य अफ्रीका में इसे मसोले नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में इसको रे नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है मेनली वही क्षेत्र है जहाँ पे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। मैप में जो भी एरिया सर्कल किया गया है हम एक नॉर्मल हम आइडिया ले सकते हैं कि विश्व में जो भी विषुवत रेखीय क्षेत्र है, जो इक्वेटोरियल रीजन है, वहीं पे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की जाती है और उस क्षेत्र में इसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग देशों में। इसके बाद हम देखते हैं झूमी कृषि की हानियाँ क्या हैं, यानी जो भी कृषि की जाती है जो इधर उधर घूम के की जाती है उसकी क्या हानियाँ हैं। तो सबसे पहले हानि तो ये होती है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि हम एक जगह वनों को साफ करके वहाँ अनाज उगाते हैं तो जो भी अनाज उगाया जाता है वो धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर देता है, क्योंकि हम उसमें उर्वरक किसी भी तरह का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इस खेती में सबसे पहले पेड़ पौधों को काटा जाता है, उसको जलाया जाता है और तब उस खेत को साफ करके और फिर उस पर कृषि की जाती है। इससे बहुत हद तक यहाँ वन विनाश होता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे झूमी कृषि की जाती है वहाँ वन विनाश बहुत ज़्यादा होता है। और जब वन विनाश होगा तो भूमिगत जल के स्तर में कमी होगी, क्योंकि जब वर्षा होती है तो वो वर्षा जब पेड़ पौधों से टकराता है और वर्षा का पानी रुकता है तो धीरे धीरे पेड़ पौधों के जड़ों के माध्यम से ये धीरे धीरे अंडरग्राउंड होता है और जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसको इंक्रीज़ करता है, ऊपर तक ले आता है। लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो बारिश का पानी गिरेगा और वो सीधे बह के नदियों, झीलों या तालाबों में चला जाता है। तो इसलिए अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो ही नहीं पाता है, इसलिए भूमिगत जल के स्तर में कमी होती जाती है। क्योंकि भूमिगत जल को हम जैसे यूज़ करते हैं वो तो हम वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, इसलिए भूमिगत जल के स्तर में कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब पेड़ पौधे होते हैं तो वर्षा का पानी जब गिरता है तो उसकी स्पीड को, पानी की स्पीड को कम रोके रखता है, कम करता है। लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में बाढ़ की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वर्षा का जो पानी होता है वो न तो कहीं अंडरग्राउंड रिचार्ज हो पा रहा है, सीधा बहते चला जा रहा है, कोई रुकावट नहीं आ रही है, इसलिए बाढ़ की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जब हम वन विनाश करते हैं तो वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होने लगता है, जो जैव विविधता है उसमें कमी आने लगती है। इसके अतिरिक्त चूँकि शुरू में ही बताया गया कि इस तरह की खेती में अस्थिरता होती है, अनस्टेबिलिटी होती है, इसलिए किसानों का जो जीवन है वो स्थिर कभी हो ही नहीं पाता है। किसानों के जीवन हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। तो ये झूमी कृषि की हानियाँ थीं। इसके अलावा एक हानि है कि उत्पादकता में कमी, चूँकि इसमें सिंचाई या उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है इसलिए प्रोडक्शन इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि कोई निवेश उतना नहीं किया जा रहा है तो प्रोडक्शन कम होता है। ये सारी झूमी कृषि की या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की कुछ हानियाँ थीं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा है गहन जीविका कृषि या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये भी ऐसी कृषि है
जो केवल जीवन निर्वाह, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह करना है। जैसे प्रारंभिक जीविका कृषि भी जीवन निर्वाह के लिए होती है, उसी तरीके से गहन जीविका कृषि भी जीवन निर्वाह के लिए होती है। अंतर बस इतना होता है कि वो उस समय विकसित हुई जब कृषि का विकास हो रहा था, उसमें स्थिरता नहीं थी, जबकि गहन जीविका कृषि उसके कंपैरिजन में स्थायी है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी जहां भूमि बहुत कम होती है, क्षेत्रफल बहुत कम होता है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में भूमि पे जनसंख्या का दबाव जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम खेतों को साल भर में कई बार जोतते बोते हैं। इसी वजह से इसका नाम है इंटेंसिव, गहन, यानी बहुत एक ही खेत को हम साल भर में 2-3 बार 4 बार बोते हैं और उससे अनाज लेते हैं, इसीलिए इसको गहन नाम दिया गया। जीविका इसलिए क्योंकि इससे जीवन निर्वाह हम करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है गहन जीविका कृषि। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है, यानी कि ये केवल अपना पेट भरने के लिए होता है। जो थोड़ा बहुत जो उद्देश्य है, यानी कि मेनली तो ये जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका व्यापार भी कुछ क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह ही है। नेक्स्ट है कि यह श्रम गहन कृषि है, यानी इस कृषि में श्रम की जो मानव श्रम है या पशु श्रम है उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, यंत्रों का प्रयोग कम होता है। इस कृषि में उत्पादन अधिक हो, इसके लिए जैविक या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, सिंचाई भी की जाती है। यानी यहाँ हम देख सकते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह और गहन कृषि में कितना अंतर है कि ये जो कृषि है उसमें रासायनिक उर्वरकों, जैविक उर्वरकों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है, जबकि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में नहीं किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि परंपरागत मशीनों जैसे ट्रैक्टर, फावड़ा, लोहे के हल वगैरह का प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी कि नॉर्मली जो परंपरा से चले आ रहे हैं जो औजार हथियार, उनका प्रयोग किया जा रहा है। बहुत अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये एक बहुफसली कृषि है। बहुफसली कृषि यानी कि जिसमें एक ही खेत में कई सारी फसलें बोई जाती हैं, यानी एक खेत में केवल एक फसल न बो के हम उसी में कुछ क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, कुछ क्षेत्र में सरसों का उत्पादन कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक ही खेत में कई सारी फसलें बोई जाती हैं। तथा मिश्रित प्रकार की कृषि है। मिश्रित प्रकार यानी कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है इसमें। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण खेत बंट जाते हैं कि खेतों का आकार छोटा हो जाता है। यानी ऐसी कृषि में जो भी हमारा पुश्तैनी जो ज़मीन चला आ रहा है, जैसे किसी एक व्यक्ति के नाम पे ज़मीन है, उसके 2 बेटे हैं, तो ज़मीन आगे जब विरासत में जाएगा अगली पीढ़ी को, तो वो ज़मीन के 2 हिस्से हो जाते हैं। फिर उनके बेटे होंगे तो फिर ज़मीन और बंट जाएगी। तो इस तरीके से खेत बढ़ते बढ़ते बहुत छोटे हो जाते हैं। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि क्षेत्रफल कम है इसलिए प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। जनसंख्या अधिक है इसलिए प्रति कृषक उत्पादन कम प्रतीत होता है। इस प्रकार की खेती में किसान एक साल में 2-3 बार खेती करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसीलिए इसको पहले ही बताया गया कि इसीलिए इसको गहन कृषि कहते हैं, क्योंकि एक साल में 1 से अधिक बार खेती की जाती है। इस तरह की कृषि चावल उत्पादक क्षेत्र जो भी हैं वहाँ पे की जाती है। यानी कि मेनली जो भारत का पूर्वी भाग है वहाँ पे गहन जीविका कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है। जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल या जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं वो इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग। नाम से ही क्लियर है कि ऐसी कृषि वाणिज्य के लिए यानी कॉमर्स के लिए यानी व्यापार के लिए किया जाता है। अब इस कृषि की क्या विशेषता है कि ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि बहुत ज़्यादा होती है और जनसंख्या बहुत कम होती है। यानी पहला अंतर दोनों में ये हो गया कि गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ भूमि कम होती है और जनसंख्या अधिक होती है, जबकि वाणिज्यिक कृषि उसके जस्ट अपोजिट, जहाँ पे भूमि अधिक होती है और जनसंख्या कम होती है। ये जो वाणिज्यिक कृषि है ये गहन जीविका कृषि की जस्ट अपोजिट है।
गहन जीविका कृषि जो है वो केवल जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है। गहन जीविका कृषि में मानव श्रम का उपयोग अधिक होता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में मानव श्रम का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। गहन जीविका कृषि में नॉर्मली जो सिंचाई है या जैविक रासायनिक उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, जबकि इसमें अधिक उत्पादन के लिए जो भी आधुनिक निवेश है, जैसे HYV शीट्स होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी वाले शीट्स होते हैं जो कम बीज में ही बहुत ज़्यादा उत्पादन देते हैं, ऐसे शीट्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, रासायनिक उर्वरक, उनका प्रयोग किया जाता है। कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जिससे कीड़ों से फसल की रक्षा हो सके। इसके अलावा हम देखते हैं इस कृषि में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो भी फसलों को काटने के लिए, बोने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, क्योंकि फील्ड बड़ा है, खेत बड़ा है, तो इसलिए इस तरह की मशीनों का प्रयोग इस कृषि में किया जा सकता है। जबकि गहन जीविका कृषि में छोटे छोटे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ खेतों का आकार छोटा होता है। इसके अलावा देखते हैं कि जो गहन जीविका कृषि है वो बहुफसली कृषि है, जबकि वाणिज्यिक कृषि एक फसली कृषि है। यानी अगर गेहूं बोया गया तो दूर दूर तक केवल गेहूं ही गेहूं है, मक्का बोया गया तो दूर दूर तक केवल मक्का पेटी है। तो इस तरीके से ये एक फसली कृषि है। इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है, जबकि इसी के जस्ट अपोजिट गहन जीविका कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम होता है, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए प्रति इकाई जो उत्पादन है वो कम प्रतीत होता है, जबकि प्रति कृषक उत्पादन अधिक होता है। ये उस क्षेत्र में की जाती है जहां भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इस तरह की कृषि की जाती है। नेक्स्ट है रोपण कृषि या प्लांटेशन। जो प्लांटेशन होता है वो भी वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, लेकिन वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। तो यहाँ हम आगे डिस्कस करेंगे कि रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में समानताएं क्या हैं और क्या असमानताएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि में क्या समानता पाई जाती है। तो वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि दोनों ही व्यापार या अधिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है। यानी दोनों ही कृषि ऐसी होती है जो जीविका निर्वाह जिसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है, बल्कि जिसका प्रमुख उद्देश्य व्यापार है या लाभ कमाना है। दोनों ही कृषियों में पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी लगता है। दोनों ही कृषियाँ एकल फसली होती हैं, यानी दोनों में एक ही फसल बोई जाती है पूरे खेत में। दोनों ही कृषि करने के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की ज़रूरत होती है, यानी खेत बड़े होने चाहिए। और दोनों ही कृषि चूँकि व्यापार के लिए किया जाता है, इसलिए सुविकसित परिवहन तंत्र होना जरूरी है और बाजार की आवश्यकता होती है जहाँ पे ये फसलें बेची जाए। तो ये सारी समानताएं थीं। अब हम देखते हैं असमानता क्या है। वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि में असमानता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वाणिज्यिक कृषि है उसमें मानव श्रम का उपयोग कम किया जाता है, जबकि रोपण कृषि मानव श्रम पर ही आधारित है। जैसे चाय के बागान है तो चाय की कोमल पत्तियां मशीनों के द्वारा नहीं चुनी जा सकती हैं, बल्कि उसमें मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी के फल हैं तो वो भी मानवीय श्रम के माध्यम से ही, यानी कि मानव ही तोड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अंतर क्या है, पहला कि वाणिज्यिक कृषि में मानव श्रम का उपयोग कम किया जाता है, जबकि रोपण कृषि में मानव श्रम का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वाणिज्यिक कृषि में मुख्य जो फसलें हैं वो मेनली खाद्यान्न फसलें होती हैं, जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है। ये सारी फसलें होती हैं जो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती हैं। जबकि रोपण कृषि में गैर खाद्यान्न फसलें, यानी खाद्य फसलें हैं, ऐसी फसलें हैं जिनको हम खाते हैं, कुछ ऐसी भी फसलें हैं जिनको हम खाते नहीं हैं। लेकिन गैर खाद्यान्न जिसमें अनाज का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है, जैसे गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, मसाले, जूट वगैरह। ये सारी जो कृषि हैं वो रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वाणिज्यिक कृषि में जो भी फसलें उत्पादन की जाती हैं वो बेचने के लिए सीधे बाजार में जाती हैं, जबकि रोपण कृषि में जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है वो
उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है और फिर उद्योगों में जो भी तैयार माल होता है वो बाज़ार में जाता है। जैसे हम गन्ने का डायरेक्टली उपभोक्ता उपयोग नहीं करता है, बल्कि गन्ने से जब चीनी उद्योग में चीनी निकाली जाती है तो वो चीनी जाता है मार्केट में और फिर वो बिकता है। चाय है, चाय की पत्तियों को सीधे हम उपभोक्ता को नहीं बेचते हैं, बल्कि उन चाय की पत्तियों को जब हम चाय से की पत्ती बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसमें ले जाते हैं, फिर वहाँ पे इसको तैयार किया जाता है और तब वो जाता है मार्केट में। कॉफ़ी है तो कॉफ़ी के जो फल होते हैं उनको हम सीधे उपभोक्ता को नहीं बेचते हैं, बल्कि उसको इंडस्ट्री में ले जाते हैं। उन कॉफ़ी के जो फल हैं उनको हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट करते हैं और तब जाके ये मार्केट में बेचने लायक होता है। यानी कि वाणिज्यिक कृषि में जो फसलें होती हैं वो डायरेक्टली उपभोक्ता लेता है। जैसे गेहूँ है, उपभोक्ता लिया, आटा पिसवाया, रोटी बना रहा है। चावल, धान है तो धान से सीधा जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है वहाँ से चावल निकला। मक्का है, मक्का का सीधे उपयोग कर रहा है, कई तरीके से उपयोग अपना कर सकता है। तो जो भी वाणिज्यिक कृषि है उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो उत्पादन है वो इंडस्ट्री तक जाए, वो डायरेक्टली बाज़ार में भी बेचा जाता है। जबकि जो भी रोपण कृषि में उत्पादन हो रहा है वो सबसे पहले सारा का सारा जो उसका माल है वो सीधे चला जाता है इंडस्ट्री में और वहाँ से उसकी प्रोसेसिंग होकर और जो तैयार माल है वो बाज़ार में बिकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रोपण कृषि है वो कृषि और उद्योगों के बीच की अंतरपृष्ठ है, इंटरफेस है, क्योंकि ये कृषि और उद्योगों के उद्योग और कृषि को जोड़ता है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।